हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। तो ये एक बहुत बड़ी कंप्लेन होगी आप सभी की कि सर आप इतने दिनों से कहाँ थे, आपको जो है तैयारी करवानी चाहिए थी। तो दोस्तों माफ़ करना, मैं लेट से आया लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम में जो है 4 से 5 नंबर का जो है क्लियर हो जाएगा। आप कभी फंसने वाले नहीं होंगे। बस ये वीडियो और टेंस ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी की सारी जो है टेंस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समय ना गंवाएं, आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और जो है मतलब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। मैंने इस चैप्टर का जो टाइटल डाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स ऑफ टेंस। जी हाँ, आपको पूरा टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसमें मैंने 13-14 ट्रिक्स दिए हैं। उस ट्रिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको टेंस से संबंधित जितना भी एग्ज़ाम में, चाहे आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप +2 का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो टेंस से जुड़ा हुआ जो इशूज है, जो प्रॉब्लम्स है, वह सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइम ना गंवाएं, हम लोग ट्रिक नंबर 1 पे चलते हैं। आप वीडियो को शेयर कर दें, आप मेरे साथ अंत तक बने रहे, निश्चित रूप से आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ट्रिक नंबर 1 क्या है, देखिए बहुत ही ईजी है। आप देखिए ध्यान से, दिया है यदि किसी भी वाक्य में डेली, देखिएगा ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, नोट भी कर लीजिए आप। यदि किसी भी वाक्य में डेली दिखे आपको, एवरी के साथ टाइम वर्ड्स दिखे, जैसे एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे, या सब्जेक्ट के बाद टाइम वर्ड्स दिखे। कैसा टाइम वर्ड्स, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में अगर ऑलवेज दिखे, नेवर दिखे, हैबिचुअली दिखे, ऑफन दिखे कि नहीं, तो क्या करना है सर आपको, तो आपको V1 या V5 का उपयोग करना है। V1 या V5 का उपयोग करना क्यों है, क्योंकि ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, आपको समझना क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। कभी भी वाक्य में अगर डेली दिख जाए, एवरी के साथ कोई भी टाइम वर्ड, जैसे एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, कुछ भी दिख जाए, या सब्जेक्ट के बाद टाइम वर्ड्स दिख जाए। कैसा टाइम वर्ड्स, ऑलवेज, नेवर, हैबिचुअली, ऑफन, यूजुअली, ऐसा दिख जाए, तो आपको V1 या V5 का प्रयोग करना है। क्यों, चूँकि ये सारे के सारे जो वाक्य होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चे बोलेंगे चलिए सर कुछ एग्जाम्पल हो जाए, तो बिल्कुल एग्जाम्पल आपके सामने है स्क्रीन पे, और चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। सी डैश हेयर डेली, देखिए वाक्य में क्या है, डेली, और डेली दिखा तो आपको क्या करना है, V1 या V5 का प्रयोग करना है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। तो सी के अनुसार सर क्या होगा, कम्स, देखिए V1 या V5 का यूज करना है, तो हैड कम और इज कमिंग, तो पहले ही ऑप्शन गलत हो गया। तो अब कम और कम्स पे चलेंगे, तो सी के अनुसार वर्ब का कौन रूप आता है, 5th फॉर्म आता है, 5वां रूप आता है। सो बी इज द राइट आंसर, बी क्या है, राइट आंसर है। चलिए हम सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। ही नेवर डैश हियर एट नाइट, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बगल में क्या आ गया, नेवर आ गया। तो जब भी सब्जेक्ट के बगल में नेवर आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ऑफन आ जाए, यूजुअली आ जाए, हैबिचुअली आ जाए, तो हम क्या करते हैं, V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। तो उस हिसाब से डी नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत, उस हिसाब से आप ए नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत। चूँकि केम है तो अब बी और सी में कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए, चूँकि ही के साथ कभी भी वर्ब का कौन रूप आता है, 5वां आता है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी क्या है, सही आंसर है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करते चले और इसको शेयर करना ना भूलें। सभी बच्चों को पढ़ना जरूरी है। देखिए ईमानदारी होनी चाहिए, सब पढ़े सब बढ़े, तो सब कोई शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए एक बार। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। आई ऑफन डैश हेयर, अभी चर्चा हुई ना कि सब्जेक्ट के जस्ट बगल में अगर समय सूचक शब्द आ जाए, टाइम वर्ड्स आ जाए, तो इन डैट केस हम क्या करते हैं सर, V1 या V5 का यूज करते हैं। तो इन डैट केस सी वाला ऑप्शन गलत हो गया और ए वाला ऑप्शन गलत हो गया, चूंकि ये V1 और V5 तो है नहीं। तो सर आप बी और डी में कन्फ्यूजन है, तो बी और डी में कन्फ्यूजन क्या है सर, आई के साथ वर्ब का पहला रूप आता है, तो बी इज द राइट आंसर। बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है बी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मोहन
मोहन एंड सोहन डैश टू स्कूल एवरी डे। फिर आ गया यहाँ पे एवरी के साथ डे आ गया, तो सर ये वाला जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो उसमें हमको यूज किसका करना है, V1 नहीं तो V5 का। सो C एंड D इज़ द रॉन्ग आंसर। C और D का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो अब यहाँ पे A और B में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोहन एंड सोहन यहाँ पे दो सब्जेक्ट है और जब सब्जेक्ट प्लुरल होते हैं तो हम V1 का प्रयोग करते हैं। तो A इज़ द राइट आंसर। A क्या है, बिल्कुल सही जवाब है A। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। ही यूजुअली डैश इन हिज बात, मतलब वह आम तौर पे अपने बात के दौरान अपने स्नान घर में क्या करता है, गाता है। तो सर इसमें भी हमको सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 का इस्तेमाल करना है, मतलब यूजुअली के बाद V1 या V5 का इस्तेमाल करना है। तो इन डैट केस सर C एंड D इज़ द रॉन्ग आंसर। तो फिर राइट आंसर क्या है, सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ क्या होगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा। तो B इज़ द राइट आंसर। आप नोट करते भी चलेंगे, आप लोग इसको कॉपी में क्या करें, नोट कीजिए। ये बिल्कुल जो है बहुत ही बड़ा समझिए कि धमाका है यूट्यूब पे। ये समझिए कि आप टेंस अगर नहीं भी पढ़े हो और इन सारे ट्रिक्स को अगर आप कॉपी में नोट कर लेते हो मेरे मित्रों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बिल्कुल मैं ऐसे ही आपको समय समय पे वीडियो डालता रहूँगा, मैं आपको बताता चलूँगा, आप इसको शेयर करते चलिए। चलिए ट्रिक नंबर 2 क्या है, यदि किसी वाक्य से यूनिवर्सल ट्रूथ, रेगुलर हैबिट्स और रिपीटेड एक्शन का बोध हो तो आपको V1 या V5 का प्रयोग करना है। क्यों, क्योंकि ऐसे वाक्य सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। समझ लीजिए बात क्या है, मैंने चर्चा की यूनिवर्सल ट्रूथ की। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो पहले भी होता था, जो आज भी होता है और जो आगे भी होगा। मतलब जब से यह यूनिवर्स बना, जब से ये धरती बनी, तब से मतलब क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे सूरज पूरब में उगता है, उगता था, उगेगा। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती थी, घूमती है, घूमेगी। तो ये सारे के सारे जो वाक्य है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। रेगुलर हैबिट्स क्या है सर, मतलब वैसी क्रिया जो हमारी हैबिट हो और रेगुलर के जो है तौर पे होती हो, ये सारी की सारी क्रियाएं जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। रिपीटेड एक्शन का मतलब हुआ सर वैसी क्रिया जो बार बार वर्तमान में होता हो, जैसे सूरज का पूरब में उगना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो गया। और उसके अलावा ये रेगुलर हैबिट्स भी हो गया, सूरज प्रतिदिन उगता है ना सर, रेगुलर उगता है। और ये रिपीटेड एक्शन भी हो गया। रिपीटेड एक्शन का मतलब ये हुआ कि बार बार सूरज पूरब में ही उगता है, पश्चिम में ही डूबता है। तो ऐसे वाक्यों के लिए सर कौन सा टेंस बना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना है जी। तो इसमें हम V1 या V5 का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स की तरफ चर्चा करते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि द सन डैश इन द ईस्ट, मतलब सूरज जो है पूरब में क्या होता है सर, इसमें हमको V1 या V5 का इस्तेमाल करना है। तो सर यहाँ पे जो B है, अगर हम B ऑप्शन डालेंगे तो इसका मतलब हो गया कि उगता था, जो कि बिल्कुल गलत है सर। C ऑप्शन तो होगा नहीं, B भी नहीं होगा। राइजन तो होना ही नहीं है सर, राइजन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इसके पहले हैव, हैज या हैड आना चाहिए, तो ये C नहीं है। पहले ही मैंने चर्चा कर दिया कि सर V1 या V5। तो द सन जो है सिंगुलर है, तो इसके अनुसार D होगा ना आंसर, राइजेज इन द ईस्ट, पूरब में उगता है। लेट्स गो अहेड, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी, है और रहेगी। तो उस परिस्थिति में सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ। तो उस हिसाब से हमको क्या करना है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो सर इसमें अगर हम विल भी लगाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि होगी, जबकि होगी नहीं, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। वाज तो होना भी नहीं है, C गलत हो गया, D नंबर भी गलत हो गया और B तो सर ऑनेस्टी के बाद B तो आना ही नहीं है सर, तो B नंबर वाला भी गलत हो गया। तो सर यहाँ पे इज द राइट आंसर, A इज़ द राइट आंसर। मतलब ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है सबसे अच्छी नीति है। लेट्स गो अहेड, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही ऑलवेज डैश हेयर ऑन संडे, मतलब वो हमेशा रविवार को यहाँ पे आते हैं। तो ये रेगुलर, रविवार को रेगुलर आने वाली बात हो गई ना। तो सर इसके लिए हम कौन सी का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। तो उस हिसाब से देखो तो क्या आंसर होगा, ए इज़ द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई डैश अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। देखो यहाँ पे मतलब प्रत्येक सुबह में मैं 6 बजे क्या करता हूँ, उठ जाता हूँ। तो इस परिस्थिति में सर यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह सी हो जाएगा। क्यों, चूँकि आई के अनुसार वर्ब का कौन रूप आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, V1 आता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं। द गंगा डैश फ्रॉम द हिमालयाज। आप लोग आंसर भी देते चलिए, आप लोग प्लीज आंसर भी देते चलिए। द गंगा डैश फ्रॉम द हिमालय, तो सर यहाँ जो गंगा है वह हिमालय से निकलती थी, निकलती है और निकलेगी। ये रिपीटेड एक्शन भी है और तुम कह सकते हो कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। तो इन डैट केस द गंगा के अनुसार जो राइट आंसर है वह वर्ब का फिफ्थ रूप होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग्स होगा। क्या होगा भाई, स्प्रिंग्स। तो बी इज़ द राइट आंसर। लेट्स गो अहेड। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 3 की तरफ। आप लोग इसको अगर कॉपी में लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए क्या दिया है, यदि किसी भी वाक्य में क्या स्टडी लग जाए, एगो लग जाए, लास्ट प्लस टाइम वर्ड्स लग जाए, जैसे लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, ऐसा कुछ लग जाए, या इन के बाद पास्ट ईयर लग जाए। इन के बाद पास्ट ईयर मतलब जैसे अभी 2020 चल रहा है ना, तो 2020 के पहले के जितने भी ईयर है वो सारे पास्ट ईयर हो गए, जैसे 2010, 2015, 1990, वटेवर। तो ये सब जब वाक्य हो तो आपको क्या करना है कि भाई वह वाक्य पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का होता है। किसका होता है, ये सारे के सारे वाक्य पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का होता है, और इसलिए आपको वर्ब का कौन यूज करना है, V2 यूज करना है। देखिए सर आंख बंद करना चाहिए आपको। कैसे, जब भी आपको स्टडी दिख जाए, एगो दिख जाए, लास्ट और टाइम वर्ड्स, लास्ट डे, ईयर, ETC कुछ भी दिख जाए, इन प्लस पास्ट ईयर 2010, 2015 ऐसे दिख जाए, तो आपको आंख मूंद के V2 का इस्तेमाल कर लेना है। बच्चे बोलेंगे एग्जाम्पल दीजिए, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल की चर्चा भी हो जाए। चलिए एग्जाम्पल की भी चर्चा हो जाए। तो दिया हुआ है माई सिस्टर डैश टू आगरा स्टडी, मतलब मेरी जो बहन है कल, स्टडी मतलब कल, अब कल की जो क्रिया होगी वह पास्ट में जाएगी ना। तो उस परिस्थिति में सर इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, इज गोइंग होगा, वेंट होगा, डज होगा या गो होगा। तो राइट आंसर इज बी, क्योंकि मैंने बोला आपको आंख बंद करना है और V2 का इस्तेमाल करना है। तो बी इज द राइट आंसर, वेंट होगा यहाँ पे। ओके, आंसर क्या होगा, वेंट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। सी डैश इल 2 days ago, मतलब यहाँ पे क्या है कि 2 दिन पहले। 2 days ago का मतलब क्या हुआ, 2 दिन पहले, मतलब वह 2 दिन पहले बीमार थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, बी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह बिल्कुल क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। क्यों, चूँकि मैंने बोला था आपको कि ये क्रिया पास्ट की होगी तो पास्ट में होगी। तो सर यहाँ पे बी क्या करेंगे, V2 का इस्तेमाल करेंगे। तो बी इज़ द राइट आंसर। वाज को हम क्या करेंगे, सही आंसर मारेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब दिया है आई डैश सर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। मैंने बोला ना कि लास्ट के बाद जब टाइम वर्ड्स लग जाता है तो हम क्या करते हैं, V2 का इस्तेमाल करते हैं। तो V2 इसमें कौन सा है, मेट, मेट, एम मीटिंग, हैव मेट। तो सर यहाँ पे मेट, बी जो है राइट आंसर है। तो बी को हमने क्या किया, यहाँ पे सही जवाब दिया। तो बी इज़ द राइट आंसर। लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे दिया है, देखिए आप लोग भी आंसर देते चलिए, आप लोग भी आंसर देते चलिए। मैं ही मेहनत क्यों करूँ, आपको भी आंसर देना चाहिए भाई। चलिए, राम डैश आगरा इन 2008। 2008 जो है ये कैसा ईयर है, ये पास्ट ईयर है। 2008 में राम आगरा क्या गया था, तो गया था तो क्या आंसर होगा, सी आंसर होगा। विजिटेड होगा, मैंने बोला ना आंख बंद करके V2 का इस्तेमाल करना है। तो चलिए विजिटेड होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल विजिटेड होगा ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई डैश सम चॉकलेट्स ऑन संडे लास्ट। ऑन संडे लास्ट मतलब पिछले रविवार को मैंने कुछ चॉकलेट क्या किया था, खरीदा था। तो खरीदा था तो बाई तो होगा नहीं सर, ब्रिंग तो होगा नहीं, ब्रॉड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे बॉट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं, पिछले रविवार को मैं कुछ चॉकलेट लाया था, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सर यहाँ पे ब्रॉट भी गलत नहीं है, लाया था, चूँकि ब्रिंग का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो ब्रॉट होता है।
और बॉट मतलब खरीदा था, तो लाया था या खरीदा था, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। दोनों जो आंसर्स है वह बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। चलिए हम लोग ट्रिक नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 4 क्या है, चलिए दिया है यदि किसी वाक्य में नाउ लग जाए, नाउअडेज लग जाए, दिस डेज लग जाए या एट द मोमेंट लग जाए, क्या लग जाए, नाउअडेज, नाउ, नाउअडेज, दिस डेज या एट द मोमेंट लग जाए, तो ऐसे जो शब्द होते हैं सर वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं तथा इनके साथ हम ईज, एम आर और वी फोर का प्रयोग करते हैं। चलिए फिर से हम आपको एकदम इजी वे में बताते हैं कि आंख बंद कर लीजिए और फिर आपको क्या करना है कि ईज, एम आर, वी फोर का प्रयोग कीजिए। कब, जब आपको वाक्य में नाउ दिख जाए, नाउअडेज दिख जाए या दिस डेज दिख जाए या एट द मोमेंट दिख जाए। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं जल्दी जल्दी, चलिए भाई बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो सी डैश स्टडिंग फिजिक्स दिस डेज दिखा आपको, तो ईज, एम आर, वी फोर का प्रयोग करना है। तो स्टडिंग तो ऑलरेडी वी फोर है, अब हमको ईज का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू सी, तो राइट आंसर इज ए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सी डैश अस्वेटेड एट द मोमेंट, एट द मोमेंट दिखा, हमको किसका यूज करना है, ईज, एम आर, वी फोर का। किसका यूज करना है, ईज, एम आर, वी फोर का। तो उस हिसाब से सर सी इज द राइट आंसर। सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। मतलब वह इस क्षण, एट द मोमेंट मतलब इस क्षण वह एक स्वेटर बूंद रही है, थोड़ी धो रही है, इज वॉशिंग मतलब धो रही है, तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या दिया है, मुकेश डैश नाउ, नाउ मतलब अभी, नाउ का मतलब क्या होता है, अभी होता है। और मैंने बोला था कि जब भी नाउ लग जाए, नाउअडेज लग जाए, दिस डेज लग जाए, तो हमको आंख बंद करना है, ईज, एम आर, वी फोर का प्रयोग करना है। तो उस हिसाब से भाई इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। फिर क्या है, नाउअडेज ही डैश अ सीरियल, मतलब वह आजकल सीरियल क्या कर रहा है, देख रहा है। तो सर यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, सी होगा, चूंकि वाज्ड, वाज वॉचिंग और नन ये बिल्कुल गलत जवाब है, तो राइट आंसर इज द सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। ये तो बिल्कुल इजी है, सबसे आसान है सर, इसको सबसे आसान मानेंगे हम कैसे, तो चलिए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में सिंस लग जाए या फोर प्लस टाइम वर्ड्स लग जाए, तो आपको पता है सिंस और फोर इसका हिंदी से होता है, क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो जब भी सिंस और फोर और उसके बाद टाइम वर्ड्स लग जाए, जैसे सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2008 कि नहीं, सिंस मॉर्निंग, और फोर जैसे फोर 2 डेज, फोर मंथ्स, फोर 5 ईयर्स ऐसा, या फोर तुम कह सकते हो कि 4 10 ईयर्स, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये मतलब इसमें क्या होता है, देख लीजिए आप, क्या है, वर्ब रहने पर हैव, हैज बीन और वी फोर का प्रयोग करते हैं, और वर्ब नहीं रहने पर हम क्या करते हैं कि हैव, हैज बीन और उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अदर वर्ड्स का। तो चलिए एग्जाम्पल से पता चल जाएगा आपको। मैं फिर से बता दूं कि जब वर्ब रहेगा, वर्ब क्या होगा, रहेगा, तो आपको हैव, हैज के बाद बीन और उसके बाद वी फोर का प्रयोग करना है। और अगर वर्ब नहीं रहे तो हैव, हैज बीन के बाद अदर वर्ड्स आएंगे, वी फोर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब जब होगा नहीं तो वी फोर आएगा कहाँ से। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है मेरे मित्रों, एग्जाम्पल में है आई डैश इल फॉर 3 डेज, मतलब मैं 3 दिनों से बीमार हूँ। क्या, फॉर 3 डेज मतलब 3 दिनों से। तो उस परिस्थिति में इस वाक्य में कहीं कोई वर्ब है सर, नहीं है, तो आई के अनुसार हैव बीन, राइट आंसर इज बी। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए सी नंबर सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। सी डैश इंग्लिश सिंस जनवरी, तो वह जनवरी आ गया ना, सिंस जनवरी मतलब जनवरी से। तो सर इसमें क्या होगा, हैव, हैज बीन और वी फोर होगा, क्यों, चूँकि अंग्रेजी सीखने की बात हो रही है, तो इसमें क्रिया है, तो क्रिया है, तो राइट आंसर इज व्हाट, डी। राइट आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। इट डैश सिंस लास्ट मंडे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इट डैश सिंस लास्ट मंडे, तो अब इसका आंसर तो दिख नहीं रहा आपको, मैं आंसर दिखा देता हूँ। तो दिया है इट डैश सिंस लास्ट मंडे, मतलब पिछले मंडे से या मंडे से, सोमवार से क्या हो रहा है, तो इसमें वर्ब है देखिए, तो रैन, तो जी रैन है,
तो हैव हैज के बाद बीन और बिफोर आना चाहिए। हालांकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। इट हैज़ नॉट बीन रैनिंग सिंस लास्ट मंडे, मतलब पिछले मंडे से बरसात नहीं हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा सर, सी होगा। बिल्कुल सर, आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आपको आशा करता हूँ आप लोग को सीखने को मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। मैं समय समय पे आपको ऐसे ही वीडियोज़ डालता रहूँगा ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और आपका काम भी बन जाए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। राम डैश हेल्दी सिंस चाइल्डहुड, तो फिर आ गया सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से। तो राम बचपन से क्या रहा है, हेल्दी रहा है। इस वाक्य में कहीं कोई वर्ब है नहीं है, तो हम हैव हैज के बाद बीन पे आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू राम सर हैज आएगा, हैव तो आएगा नहीं। तो सर राइट आंसर इज व्हाट, सी। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, सी है। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। यदि किसी भी वाक्य की शुरुआत आई विश से हो या बीच में एज दो आ जाए या एज इफ आ जाए, तो ऐसे शब्दों में वर्ब नहीं रहने पे हम इनके बाद आने वाले जो वाक्य होते हैं उसमें वेयर का प्रयोग करते हैं। जिसका जब वर्ब नहीं होता है तब, और जबकि वर्ब रहने पे इनके बाद आने वाले वाक्य में कौन सी का प्रयोग करते हैं, भी टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या है, अगर वाक्य में एज इफ आ जाए, एज आई विश आ जाए, एज दो आ जाए और एज इफ आ जाए, तो हमको करना क्या होता है, वर्ब नहीं रहने पे वेयर का प्रयोग करना होता है और वर्ब रहने पे वर्ब का कौन रूप, सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे आप देखिए, आई विश आई डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मतलब आई विश से वाक्य की शुरुआत हो गई, तो इसके बाद वाले वाक्य में वर्ब है कहीं सर, नहीं है। तो वर्ब एक्चुअली नहीं है, तो हम यहाँ पे वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर का मतलब यहाँ पे कि काश मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता, तो आई वेयर द चीफ मिनिस्टर ऑफ क्या होगा, बिहार, बी। ये कोड़ी कल्पना से संबंधित, ये अनरियल सिचुएशन कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, उस तरह का वाक्य है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ही टॉक्स एज इफ, मतलब वह बात ऐसे करता है एज इफ। एज इफ मतलब मानो कि, तो ही वेयर माई मास्टर, वह मेरा क्या हो, मालिक हो। वह मेरा क्या हो, मालिक हो। देखो कितना इजी है कि आई विश लग गया, एज इफ लग गया, तो हमको कौन सी का प्रयोग करना है, वेयर का, कि नहीं, वेयर का इस्तेमाल करना है। अब देखिए आगे कुछ और एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया है, सी टॉक्स एज इफ सी डैश एवरीथिंग। अब देखिए इस वाक्य में वर्ब आ गया, तो जब वर्ब आ गया सर तो हम कौन सी का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का। तो सी टॉक्स एज इफ सी डैश एवरीथिंग, मतलब वह बात ऐसे करती है मानो कि वह सब कुछ जानती हो। तो यहाँ पे जो सी जो होगा वह राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जब वर्ब आ गया तो सर उसका हम कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, सी होगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई विश आई डैश अ क्वीन, मतलब काश मैं रानी होती जी। तो सर उस हिसाब से यहाँ जो राइट आंसर है वह क्या है, सी है। चूँकि जब वर्ब होता है तो वी टू का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, और जब वर्ब नहीं होता है तो आप देख लीजिए कि किसका इस्तेमाल करते हैं, वेयर का। ओके, हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, नेक्स्ट नोट्स की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो पहले आप कुछ बातें हैं जो कि आप समझ लीजिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा ट्रिक के मामले में। अक्सर पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस आपको पता है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो अक्सर जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें एक साथ दो वाक्यों का प्रयोग होता है। कितने वाक्यों का, दो वाक्यों का। तो इन दो वाक्यों में सबसे पहले समाप्त होने वाली जो क्रिया होगी उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा बाद में समाप्त होने वाली जो क्रिया होती है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। समझ लीजिए, पहले जो पहले समाप्त होने वाली क्रिया होगी दो वाक्यों में उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त होने वाली क्रिया होगी उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और उसके लिए अब ट्रिक है, ट्रिक आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, नोट भी करते चलिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ट्रिक क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पी मतलब पास्ट परफेक्ट और पी आई मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो जब भी दो वाक्य बिफोर से आते हैं तो बिफोर के पहले जो वाक्य होते हैं सर वह पास्ट परफेक्ट के होते हैं, और बिफोर के बाद वाले जो वाक्य होते हैं वह पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। तो द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम, तो सर यहाँ जो बिफोर है इसके पहले जो वाक्य होगा वह किस टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट। आप देख पा रहे हैं इसके बिफोर के पहले जो वाक्य होगा वह किस टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट।
देखिए यहाँ पे बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है और हैड के बाद V3 होता है ना, तो उस हिसाब से देखिए तो कौन सा आंसर सही है। बिल्कुल सर, यहाँ पे सी जवाब, सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। देखिए कितना ईजी मैंने बना दिया है, पी बिफोर PI, कितना ईजी तरीका है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। द थीफ हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस, तो सर बिफोर के बाद क्या आना है, पास्ट इंडेफिनिट PI आना है ना, तो PI मतलब पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब का कौन, सेकंड फॉर्म। तो देखो तो इसमें सेकंड फॉर्म कौन सा है, बी है, तो बी इज़ द राइट आंसर। देखिए कितना इजी था, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होगा ना, तो पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड प्लस V3, तो ऑलरेडी तो V3 यहाँ पे दिया है, अब हैड लाना है, तो हैड कहाँ है, यहाँ है, तो सी इज़ द राइट आंसर। सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल पे चलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल क्या है, द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, ये पास्ट परफेक्ट है, तो बिफोर के बाद क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब का कौन रूप, सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म देखो तो कहाँ है भाई बाबू, देखो यहाँ पे बी यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में है, तो रिस्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब ट्रिक नंबर 8 पे चलते हैं। ट्रिक नंबर 8 क्या कहता है, देखिए आफ्टर से पास्ट परफेक्ट के वाक्य जुड़े होते हैं, तो आफ्टर के पहले जो वाक्य होगा सर वह पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और आफ्टर के बाद जो वाक्य होगा वह पास्ट परफेक्ट में होगा। आप देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए मैं बता क्या रहा हूँ। क्या है कि जब आफ्टर से वाक्य जुड़ जाएंगे, दो वाक्य, तो आफ्टर के जो पहले वाला वाक्य होगा वह पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और आफ्टर के बाद वाला जो वाक्य होगा वह पास्ट परफेक्ट में होगा। तो एग्जाम्पल देखा जाए ना, एग्जाम्पल देखा जाए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। दिया है वी अराइव्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन, तो आफ्टर के बाद जो वाक्य होगा वह पास्ट परफेक्ट में होगा, तो पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैड और V3 आएगा ना सर, तो हैड और V3 कहाँ है, देख लो ऑप्शन में हैड और V3 बी, तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल बी सही जवाब। बिल्कुल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए मैंने बहुत सारा वीडियोज़ आपको हिंदी और इंग्लिश का डाल दिया है, मैं और भी वीडियोज़ डालूंगा। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। मैं जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द डॉक्टर आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, तो सीधी सी बात है कि आफ्टर के बाद यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, तो आफ्टर के पहले जो होगा वह पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वर्ब का कौन रूप आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन होता है, सेकंड फॉर्म होता है, तो उस हिसाब से कौन सा आंसर सही है सर, बी इज़ द राइट आंसर। देखिए आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, देखिए ट्रिक जिंदाबाद, ट्रिक बहुत ही काम का चीज़ होता है। देखिए सी डैश आफ्टर आई हैड रिटन अ लेटर, तो आफ्टर के बाद पुनः यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कैसे, हैड और V3, तो आफ्टर के पहले PI मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बोले तो वर्ब का कौन, सेकंड फॉर्म, वेयर इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। केम सेकंड फॉर्म होता है ना सर कम का, तो सेकंड फॉर्म इज केम, सो सी इज़ द राइट आंसर। सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ट्रिक नंबर 9 क्या कहता है, ट्रिक नंबर 9 कहता है कि वेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है। वेन के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य हो तो उसके बाद वाला जो वाक्य होगा या तो पास्ट परफेक्ट में होगा या तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। बच्चे बोलेंगे पास्ट परफेक्ट में क्यों होगा, तो अगर कोई काम पास्ट में हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, लेकिन सर उसके पहले अगर कोई काम हो चुका था तो वह वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में जाएगा, या कोई काम उस समय हो रहा था तो वह वाला वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। आप एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ सकते हैं, आप इसको नोट करते चले, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें। वेन आई डैश द मेडिसिन द पेशेंट हैड डाइड, मतलब जब मैं मेडिसिन क्या किया, लाया, तो रोगी मर चुका था, मतलब मैं मेडिसिन लाया लेकिन रोगी पहले ही क्या था, मर चुका था। तो जब मैं मेडिसिन लाया तो इसमें जो है वेन के बाद क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, तो वर्ब का कौन, सेकंड फॉर्म। तो उस हिसाब से देखो तो भाई बॉट, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रिंग्स, तो लाया तो ब्रॉट, खरीदा नहीं, जब मैंने मेडिसिन लाया तो रोगी क्या हो चुका था, मर चुका था, तो सेकंड फॉर्म विल कम, सेकंड फॉर्म आएगा, तो ब्रॉट इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। अब दिया है व्हेन आई वेंट आउट, जब मैं बाहर निकला, तो सर जब मैं बाहर निकला तो क्या हुआ, बरसात हो रही थी, जब मैं बाहर निकला तो वर्षा हो रही थी, तो इस परिस्थिति में सर राइट आंसर क्या होगा, इट वाज रेनिंग, सी होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। वेन सी रिच्ड देयर द डिनर हैड, मतलब जब वह मतलब वहाँ पहुँची तो डिनर जो था वह क्या हो चुका था, शुरू हो चुका था, तो डिनर शुरू हो चुका था, तो हैड के बाद से थर्ड फॉर्म आएगा ना, तो इसमें थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म में स्टार्टेड है, तो डी इज़ द
राइट आंसर। डी क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही जवाब जो होगा वह क्या होगा? माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा जी, तो डी इज़ द राइट आंसर। अब क्या है? वेन ही हर्ड द न्यूज ही डैश, मतलब जब उसने समाचार सुना, तो जब उसने समाचार सुना तो वह रोया। तो सर यहाँ पे वाज वीपिंग और हेड वेप नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। पता है सी क्यों होगा? क्योंकि सर इसका रूल है कि पास्ट में अगर दो वाक्य संपन्न हुए और दोनों वाक्यों के बीच का समय अंतराल काफ़ी कम हो तो दोनों का दोनों पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। मतलब जब उसने समाचार सुना और फिर वह रोया, तो रोने और समाचार सुनने के बीच का जो समय अंतराल है वह काफ़ी कम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह दोनों का दोनों पास्ट में जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, वेप्ट। क्योंकि जब वह समाचार सुना तो समाचार सुनते रोने लग गया होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई समाचार सुना और 10 घंटे बाद रोना शुरू किया, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो सर इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? सी होगा, वेप्ट होगा। ओके, चलिए ट्रिक नंबर हम लोग चलते हैं 10 की तरफ। ट्रिक नंबर 10 क्या कहता है? देखिए दिया है वाक्य में पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव आपको पता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सब टोटल का टोटल पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो अगर वाक्य में पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो उनके तुरंत बाद V4 का प्रयोग करें। उसके बाद अगर वर्ब का फॉर्म आना हो तो वह वर्ब का कौन फॉर्म आता है? फोर्थ फॉर्म आता है, ये ING वाला फॉर्म आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि आई लाइक योर, योर के बाद योर क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वह कौन फॉर्म में आएगा? V4 फॉर्म में आएगा। तो उस हिसाब से वेयर इज़ द राइट आंसर? सी इज़ द राइट आंसर। सर सही आंसर क्या है? सी है, तो कमिंग इज़ द राइट आंसर। ओके, अब देखो सी डज नॉट लाइक माई, अगेन सर यहाँ पे माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्लेइंग होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सेकेंड फॉर्म नहीं सर, फोर्थ फॉर्म आएगा। ओके, ING वाला फॉर्म। उसके बाद क्या है? माई मदर लाइक्स माई, फिर जो है माई यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो इसके बाद वर्ब का कौन रूप आएगा सर? यहाँ पे फोर्थ फॉर्म आएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। देखिए कितना इजी है, आप याद कर लीजिए और पूरा काम खत्म आपका। राम डज नॉट लाइक हर, हर के बाद व्हाट? सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ओके ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए बहुत ही अच्छा, समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ट्रिक नंबर 11 पे चलते हैं। ट्रिक नंबर 11 क्या कहता है? यदि किसी वाक्य में लाइक आ जाए, स्टार्ट आ जाए, माइंड आ जाए, तो हम क्या करेंगे? इसके तुरंत बाद अगर कोई वर्ब है तो ऐसे वाक्यों में V4 का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में लाइक आए, स्टार्ट या माइंड ऐसे वर्ब आए तो सर उसके बाद जो वर्ब आता है वह सेकेंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं, वह फोर्थ फॉर्म में आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, तो आई लाइक। अब लाइक के बाद वर्ब आना है तो वर्ब का कौन रूप आएगा? फोर्थ आएगा। तो उस परिस्थिति में भाई मेरे राइट आंसर क्या होगा? टॉकिंग टू यू, आई लाइक टॉकिंग टू यू, मतलब मैं तुमसे बात करना पसंद करता हूँ या मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। ओके, समवन स्टार्टेड, स्टार्टेड के बाद भी वर्ब का कौन रूप आना है सर? फोर्थ आना है। तो समवन स्टार्टेड हिटिंग मी, मतलब किसी ने मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया या कोई मुझसे नफरत करने लगा। तो सर वेयर इज़ द राइट आंसर? सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। सर आगे की तरफ क्या है? राम लाइक टेलीविज़न, तो राम जो है टेलीविज़न, अब यहाँ पे फिर जो है अगेन क्या आ गया? लाइक आ गया। सॉरी यहाँ पे तो लाइक्स होना चाहिए, चलिए सुधार देता हूँ मैं। राम लाइक्स वॉचिंग टेलीविज़न, तो राइट आंसर वेयर इज़ द राइट आंसर? सी इज़ द राइट आंसर। क्यों? चूँकि लाइक के बाद वर्ब का कौन रूप आता है भाई मेरे? मतलब फोर्थ फॉर्म आता है, तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं कुछ ट्रिक नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर ट्रिक क्या है? देखिए क्या है? यदि कोई वाक्य इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम जैसे शब्दों से जुड़ा हो तो ऐसे वाक्यों में हम सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग करते हैं। क्या समझे आप? अगर कोई वाक्य इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम से जुड़ा हो तो हम क्या करेंगे कि वाक्य जो होगा इसके बाद वाले वाक्य हम उसमें सब्जेक्ट के बाद कौन सी का प्रयोग करते हैं? V2 का। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो अहेड। चलिए भाई एग्जाम्पल के लिए तैयार हो गाइज? तो तैयार हो तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इट इज़ टाइम आ गया तो उसके बाद वाला जो वाक्य होगा उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा सर? वर्ब का सेकंड, तो सेकंड आएगा तो वेयर इज सेकंड फॉर्म? स्टार्टेड। तो राइट आंसर इज द
सी इज़ द राइट आंसर। इट इज़ टाइम सी डैश फॉर द बस स्टॉप। तो सर यहाँ पे इट इज़ हाई टाइम आ गया, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वह क्या होगा, V2 में होगा ना। तो वेयर इज़ द सेकेंड फॉर्म सर, लीव, लेफ्ट, हैज लेफ्ट, ऑल ऑफ दिस। नहीं सर, बी इज़ द राइट आंसर। देखिए जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, ओके, लेट ना हो जाए, जल्दी करते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पे, इट इज़ टाइम। अब सी के बाद क्या होगा, सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म होगा तो सर वेयर इज सेकेंड फॉर्म, कम्स, कमिंग, केम, तो डी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सर, बहुत ही जल्दी हम लोग चलते हैं, आप लोग लिखते भी चलिए। अब क्या दिया है, यदि किसी भी वाक्य में ऑफ आ जाए, फ्रॉम आ जाए, फॉर आ जाए, इन आ जाए, तो इन शब्दों के बाद अगर जो है वर्ब का प्रयोग करना हो तो ऑफ, फ्रॉम, फॉर, इनके बाद वर्ब का कौन रूप आता है, फोर्थ आता है। बच्चे बोलेंगे सर एग्जाम्पल, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल दिया है आई थिंक ऑफ, तो यहाँ पे गोइंग के बाद जो, यहाँ पे ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा वह गो, गोज और गोइंग, हैज गॉन में क्या आएगा, तो सी आएगा। क्यों, चूँकि ऑफ के बाद जो है वर्ब का कौन रूप आता है, फोर्थ आता है। तो यहाँ पे देयर का स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है, THERE, देयर, ये वाला देयर होगा। तो आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मतलब मैं वहाँ जाने की सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो सर यहाँ जो है मतलब ऑफ के बाद वर्ब आना था, तो वर्ब का कौन रूप, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, फोर्थ फॉर्म आना चाहिए। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग डैट, चूँकि फ्रॉम के बाद भी अगर वर्ब आता है तो वर्ब कौन रूप में आता है सर, फोर्थ ऑप्शन के तौर पे, फोर्थ, डूइंग डैट होगा, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म आएगा। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल की चर्चा हो जानी चाहिए। सर दिया है पार्डन मी फॉर नॉट डैश टू यू, तो सर फोर आ गया ना, अगेन फोर, तो फोर के बाद हमको क्या करना है, वर्ब का कौन रूप, फोर्थ, तो सर यहाँ पे सी होगा ना, राइटिंग टू यू, पार्डन मी फॉर नॉट राइटिंग टू यू, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। फिर देखिए आई एम फॉन्ड ऑफ, अगेन फॉन्ड ऑफ आ गया, तो ऑफ के बाद वर्ब का कौन रूप आएगा, फोर्थ फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर इज सी, फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म, तो राइट आंसर इज सी। ये लास्ट ट्रिक होगा, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ये लास्ट ट्रिक है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। प्रेजेंट या पास्ट के अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन का मतलब होता है वैसा वाक्य जो कोरी कल्पना से आधारित हो। कोरी कल्पना मतलब जो है जिसका हकीकत से कोई रिश्ता नाता नहीं हो, हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा होता, अगर ऐसा हुआ होता तो फिर ऐसा हुआ होता। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। ये निम्नलिखित स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर पर नोटिस कीजिए और उसके बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए इफ़ के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वेयर और V2, ये वेयर और V2 का क्या लोचा है, जब वर्ब नहीं होता है वाक्य में तो हम वेयर का प्रयोग करते हैं, और जब वर्ब आता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, उसके बाद O/C ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, और इसके बाद वाला जो वाक्य होगा वह सब्जेक्ट के बाद वुड और वुड के बाद V1 होगा। और ये प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन के लिए है, किसके लिए है, प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन के लिए। फिर क्या है कि इफ़ के बाद अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद हैड, बीन या V3 हो, उसके बाद O/C हो, तो फिर क्या होगा, इसके बाद वाले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड, वुड के बाद हैव के बाद V3 आएगा, तब ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट आएगा। तो ये पास्ट का अनरियल सिचुएशन के लिए है। बच्चा बोलेगा कुछ एग्जाम्पल दीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं। अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, तो ये सर प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन है। तो अगर मैं चिड़िया होता, इस वाक्य में कहीं कोई वर्ब नहीं है, तो इफ़ आई वेयर अ बर्ड, चूँकि वर्ब जब नहीं होता तो वेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो इफ़ आई वेयर अ बर्ड, तो उसके बाद वाले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड और V1 आता है, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता, कि नहीं, तो ये भी प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन है। तो सर इसमें वर्ब है पास होना, पास होना का अंग्रेजी क्या होता है, हैव, और हैव का हमको सेकेंड फॉर्म क्या यूज करना है, हैड। तो सर यहाँ पे अगर मेरे पास पैसे होते तो इफ़ आई हैड मनी, मैं तुम्हारी मदद करता, तो उसके बाद वाले वाक्य में सब्जेक्ट वुड और V1 होगा, क्यों, चूँकि ये प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन है। अगर ये पास्ट का होता तो वुड हैव V3 होता। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अगर मेरे पास पैसे हो गए होते तो मैं तुम्हारी मदद कर दिया होता, करता नहीं, कर दिया होता, ये पास्ट का हो गया। तो इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद इफ़ के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हैड और फिर V3, तो इफ़ आई हैड, यहाँ जो हैड है वह मतलब पास्ट परफेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के बाद जो हैड आता है वो वाला हैड है, और यहाँ जो हैड है यह थर्ड फॉर्म है, ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो इफ़ आई हैड मनी
आई वुड हैव और वर्ब का कौन रूप, थर्ड फॉर्म, तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ये पास्ट परफेक्ट है। उसके बाद अगर मैं चिड़िया हो गया होता तो मैं आकाश में उड़ता नहीं, उड़ लिया होता, तो उस हिसाब से सर ये भी पास्ट का अनडियल सिचुएशन है और इस वाक्य में वर्ब नहीं है। तो जब वर्ब नहीं है तो हैड बीन मतलब बीन का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद वाले वाक्य में वुड और उसके बाद क्या होगा, वुड हैव और फिर V3 आएगा। ओके, तो जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इफ़ आई हैड बीन अ बर्ड आई वुड हैव फ्लॉन इन द स्काई, आई वुड हैव क्या, फ्लॉन इन द स्काई। अब चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ हम लोग वर्ब फॉर्म बना लेते हैं। इफ़ आई डैश अ किंग आई वुड बी हैप्पी, तो वुड बी, ये वुड के बाद V1 है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का अनडियल सिचुएशन है। और जब प्रेजेंट का अनडियल सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे कि भाई सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब के तौर पे क्या आएगा, वेयर, तो डी इज़ द राइट आंसर। ओके, डी इज़ द राइट आंसर। अगर मैं राजा होता तो मैं खुश हो जाता। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इफ़ आई वेयर अ नाइटिंगेल, अगर मैं बुलबुल होता कि नहीं, तो यहाँ पे आई डैश सिंग डे एंड नाइट, तो मैं दिन रात गाता। तो उस परिस्थिति में सिंग के पहले क्या आता है सर, V1 के पहले क्या आना चाहिए, वुड आना चाहिए। तो वेयर इज वुड, सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, सी राइट आंसर है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब ये लास्ट है शायद एग्जाम्पल। इफ़ आई डैश गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन, तो वुड हैव और V3 है, मतलब ये पास्ट का अनडियल सिचुएशन है और पास्ट के अनडियल सिचुएशन वाले वाक्य के शुरू वाक्य में हैड प्लस V3 आता है। तो यहाँ पे गॉन ऑलरेडी है, अब हमको हैड लाना है, तो वेयर इज हैड, सी, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इसको कॉपी में नोट कर ले, आप अन्य दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर ले। जो भी बच्चे टेंस फॉर्म में वर्ब फॉर्म में फंसते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम आपको बेस्ट विशेज दे दें, बेस्ट विशेज फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। आप जो है फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करो, अपने ज़िले का, अपने शहर का, अपने कस्बे का, अपने टोले का नाम ऊंचा करो, अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा करो। देखो भाई मेहनत नहीं छोड़ना है, मेहनत जो है करते रहना है। क्यों? चूँकि लेबर नेवर गोज इन वैन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, हमको मेहनत से नहीं थकना है। देखिए हम भी मेहनत कर रहे हैं और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तो फिर से एक बार जो है बेस्ट विशेज फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। आप सब लोग जो है अच्छे से पढ़े और अच्छा से अच्छा जो है रिजल्ट लाए और सभी का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अलविदा, बाय, नमस्कार।